नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट आज की 30 अगस्त 2020। और चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म मार्क बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हिंदी में। देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल हमारा क्या है। आज का पहला आर्टिकल एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रक्षा मंत्रालय द्वारा अगले वर्ष फरवरी में एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? अगले वर्ष फरवरी में 3 से 5 फरवरी के बीच में। और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के प्रति अधिकतम सावधानी बरतते हुए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये प्रदर्शनी एशिया के सबसे बड़े आयोजन में से एक है। एशिया का जो एयर शो है, सबसे बड़ा एशिया का एयर शो है और इसका आयोजन हर 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसका उद्घाटन 2021 में रक्षा मंत्री करेंगे। कहाँ होगा इसका आयोजन? इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में और पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1996 में। चलते हैं आगे। बात की जाए दोस्तों इस मंच की, तो ये विमानन क्षेत्र में हो रही प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा मंच है दुनिया के लिए। भारत का मकसद क्या है? भारत का मकसद है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। भारत जो है हथियारों का सबसे बड़ा बाज़ार है, इसलिए भारत में जो है हर कंपनी की नज़र रहती है कि भारत में कब एरो इंडिया स्पेस जो है एरो इंडिया प्रदर्शनी शुरू हो। अगर बात की जाए रक्षा बाज़ारों के बाज़ार के साथ साथ ये हवाई करतब के लिए भी मशहूर है। चलते हैं आगे देख लेते हैं दोस्तों। राफेल जो है भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। इससे इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई यहाँ पर एक न्यूज़ है छोटी सी, जिसे यहाँ पर हमने इसी में शामिल कर लिया है। देखिए 10 सितंबर को राफेल को भारत की वायुसेना में शामिल किया जाएगा। औपचारिक रूप से शामिल करेंगे। कौन शामिल करेगा? रक्षा मंत्री। और हरियाणा के अम्बाला जो है अम्बाला एयरबेस पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कौन आमंत्रित होंगे? फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली को भी आमंत्रित किया जाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेजर ध्यानचंद के बारे में है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कंटेस्ट है? देखिए 29 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और इस दिन क्या होता है? राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। इस बार का आयोजन डिजिटली किया गया था और इसके लिए जो कोई फिजिकल आयोजन नहीं किया गया था। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो इन पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था और भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, जिसकी वजह से भारत ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल मिले थे। इन्होंने कुल मिला के 400 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। बात की जाए तो इनके जो खेल था उस टाइम को भारतीय हॉकी का स्वर्णकाल कहा जाता है। कुछ आगे और फैक्ट है, उन्हें भी देख लेते हैं। इन्होंने 16 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया था और भारतीय सेना में शामिल भी हो गए थे। वहीं इन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और इन्होंने 400 से अधिक गोल किए। 1948 में इन्होंने संन्यास ले लिया हॉकी से और इनकी आत्मकथा जो है उसका नाम है गोल, जिसका प्रकाशन कब किया गया था? 1952 में। साथ ही साथ इन्हें 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका क्या कहते हैं? पद्म भूषण कहते हैं। इनका निधन 3 दिसंबर 1979 को हो गया था। वर्तमान में अगर बात की जाए, एक बहस छिड़ी हुई है कि सचिन तेंदुलकर को अगर भारत रत्न दिया जा सकता है तो मेजर ध्यानचंद को क्यों नहीं दिया जा सकता। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखिए वर्ल्ड बैंक ने अभी जो पिछले 5 साल की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है इनकी लिस्ट की समीक्षा करने का फैसला किया है। क्यों किया है अभी आगे देखेंगे। और इस साल जो अक्टूबर में आने वाली बिजनेस रैंकिंग की जो रिपोर्ट थी उसे रोक दिया है। क्यों लगाई है रोक? देखिए वर्ल्ड बैंक ने ये कदम 4 देशों चीन, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई भी कहा जाता है, अजरबैजान और सऊदी अरब की तरफ से आंकड़ों को लेकर जो हेराफेरी की गई थी उसके शक में जो है ये कदम उठाया है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन तो 90 स्थान जो था, एक समय में 90 स्थान पर था और कुछ ही सालों में ये जो था 31वें स्थान पर आ गया था। आगे देख लेते हैं भारत के स्थान के बारे में। तो भारत 5 सालों के दौरान इस रैंकिंग में 79 पायदान जो है ऊपर चढ़ा था और भारत जो है 2019 में कितने स्थान पर आ गया था? 63वें स्थान पर आ गया था। क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? किसी देश की कारोबारी सुगमता के स्तर को तकनीकी भाषा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। यानी वहाँ पर कारोबार स्टार्ट करने के लिए कितनी अनुकूल कंडीशंस हैं उसकी एक तरीके से यहाँ पर माप है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि कौन से देश में कारोबार आरंभ करने की दृष्टि से कितना बेहतर है, कौन सा देश। इसका जो है इस सूचकांक को अगर देखा जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसे कौन जारी करता है? इसे विश्व बैंक समूह जारी करता है, व्यवहारिक अनुसंधान यानी एम्पिरिकल रिसर्च के ऊपर। आगे देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। देखिए इसमें जो उच्चतम रैंक होती है वो दिखाती है कि व्यवसाय करने के लिए सरल प्रक्रिया किस देश में मौजूद है और साथ ही साथ संपदा के अधिकारों की सुरक्षा कहाँ ज़्यादा है।
किस देश में जो है कितनी संपदा की सुरक्षा के अधिकार हैं वहाँ पर। बात की जाए यहाँ पर 10 उपनिर्देशकों का औसत जो है इस पर आधारित है ये सूचकांक, यानी 10 जो है यहाँ पर निर्देश हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से हैं? कारोबार शुरू करना, निर्माण अनुमति प्राप्त करना, विद्युत प्राप्त करना, संपत्ति को पंजीकृत कराना, क्रेडिट प्राप्त करना, निवेशकों को की रक्षा करना, कर चुकाना, सीमा पार व्यापार करना, परिवर्तनीय कॉन्ट्रैक्ट, दिवालियेपन का समाधान। कुल मिला के एक कंपनी को चलाने के लिए जो ये सारे जो हैं कंपोनेंट यहाँ पर ज़रूरत होते हैं, ये कितने अच्छे किसी देश में मौजूद हैं, इसकी जो है माप है यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों हमारा NKG 7 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? NKG 7 के बारे में, ये एक प्रोटीन है। आपसे अगर कहीं पूछा जाए कि ये NKG 7 हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये क्या है? ये एक प्रोटीन है। कंटेस्ट की बात करें तो कंटेस्ट क्या है? IMS-BHU की टीम ने क्वींसलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के जो रिसर्चर्स हैं इनके साथ रिसर्च की और पाया कि मानव में जो T कोशिकाएँ पाई जाती हैं और NK कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें इम्यून सेल भी कहते हैं, इनमें एक नए प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है NKG 7, जिसका फुल फॉर्म है नेचुरल किलर सेल ग्रेन्यूल प्रोटीन 7। इसकी इम्यून थेरेपी देकर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों को आसानी से मात दी जा सकती है। देखिए, अभी तक जो था टीके के जरिए मलेरिया और कालाजार का इलाज किया जाता था, लेकिन अब जो है इस प्रोटीन की सहायता से हम जो है इसका इलाज कर सकते हैं। क्या है रिसर्च, क्यों खास है, बात कर लेते हैं इस पर। देखिए, इस अध्ययन में जो था रक्त के नमूनों का और प्रयोगात्मक मॉडल दोनों का उपयोग किया गया था। इसमें पाया गया कि NKG 7 जो प्रोटीन है इसकी इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है, और कालाजार के इलाज के लिए जो है इम्यून थेरेपी अगर दी जाए तो उसमें एंटी पैरासिटिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं रोगी में। एंटी पैरासिटिक का मतलब होता है कि पैरासाइट जो होते हैं उनके अगेंस्ट गुण उत्पन्न हो जाते हैं और पैरासाइट जो है वहाँ पर हार जाता है। कालाजार या दूसरे संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं कौन? यही NKG 7 प्रोटीन। कालाजार की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर कालाजार जो है इसे लिस्मेनियासिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिस्मेनियासिस। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है लिस्मेनिया पैरासाइट की वजह से, जो कि सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के काटने से होता है। इसमें कौन कौन से हमारे अंग प्रभावित होते हैं? इसमें स्प्लीन प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है और बोन मैरो प्रभावित होती है। आगे देख लेते हैं। ये प्रोटीन कैंसर सेल को मारने में भी मदद करता है और कैंसर को फैलने से भी रोकता है। इस प्रोटीन पर भविष्य के अध्ययन से क्या होगा? ह्यूमन ट्रायल से संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद मिलेगी। चलते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ और फीचर्स। इस अध्ययन के बारे में अगर बात की जाए तो ये अध्ययन जो था चूहों पर और मरीजों दोनों पर हुआ, इनके रक्त नमूनों पर हुआ। साथ ही साथ कालाजार के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। यहाँ पर कालाजार जो है, कालाजार के मरीजों में हेल्पर T सेल्स पर मौजूद NKG प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है जब उसे कालाजार होता है। देखिए, हेल्पर T सेल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग T सेल की बात करते हैं। T सेल एक प्रकार की लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट का मतलब होता है लसिका कोशिका, जो कि थाइमस से डेवलप होती है। थाइमस से डेवलप होने की वजह से इसे T नाम दिया जाता है, यानी T सेल कहा जाता है। ठीक है, ये जो है जो सेंट्रल इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए उसमें सेंट्रल रोल प्ले करती है। जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम होता है उसमें सेंट्रल रोल प्ले करती है। इनकी सरफेस पर जो है T सेल रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? T सेल रिसेप्टर्स, जबकि लिम्फोसाइट पर ये रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं। देखिए, लिम्फोसाइट को कहते हैं लसिका कोशिका भी। ठीक है, इसी का एक टाइप होता है सब टाइप हेल्पर T सेल। हेल्पर T सेल की अगर बात की जाए कि जब T सेल जो होती है वो किसी एंटीजन के द्वारा एक्साइटेड की जाती है तो हेल्पर T कोशिका बनती है। ठीक है, जो कि साइटोकिन्स नामक रासायनिक संदेश वाहक का प्रोडक्शन करती है, और ये T सेल्स जो हैं B सेल्स बनाने में यहाँ पर कारगर होते हैं, यानी मददगार होते हैं B सेल्स को बनाने में। कौन? हेल्पर T सेल, इसलिए इन्हें हेल्पर T सेल कहा जाता है। ठीक है, T सेल्स कई टाइप के होते हैं, उनमें से एक होता है हेल्पर T सेल। आगे देख लेते हैं। प्रोटीन जो है हेल्पर T सेल के द्वारा कालाजार परजीवी को मारने के लिए ज़रूरी है। कौन सा प्रोटीन? NKG 7। ये प्रोटीन अगर नहीं होगा तो कालाजार रोग ठीक नहीं होगा। शोधकर्ताओं ने बताया कालाजार के उलट जो है प्रोगात्मक सेरिबल मलेरिया जो होता है, ये मलेरिया रोग में इसका उल्टा होता है, और ये प्रोटीन जो है इम्यून सिस्टम की कार्यविधि को तेज कर देता है, जो कि सही नहीं है। अतः मलेरिया के मरीज को स्वस्थ रखने में जो है इस प्रोटीन का यूज़ किसकी तरह हो सकता है? इम्यून मॉड्यूलेटर की तरह हो सकता है। इम्यून मॉड्यूलेटर का मतलब होता है इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने वाला। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर मलेरिया की। तो मलेरिया दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, जो कि किसके काटने से फैलता है? मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है।
और मलेरिया में क्या होता है, रक्तहीनता हो जाती है, यानी एनीमिया हो जाता है अगर मलेरिया ज़्यादा दिनों तक रहे। दोस्तों यहीं पर एक हम बात कर लेते हैं संक्रामक और गैर संक्रामक रोग की। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जबकि गैर संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो कि एक व्यक्ति में होते हैं तो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, जैसे संक्रामक रोग की अगर बात की जाए तो एक कवक से फैलते हैं, साथ ही साथ जीवाणु से भी फैलते हैं, विषाणु, प्रोटोजोआ, इन सभी से फैलते हैं। जैसे कौन से हो सकते हैं संक्रामक रोग, जैसे आप बताइए, जैसे मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, ठीक है, और जुकाम हो गया, सर्दी खांसी, ये सब जो हैं कैसे हैं, ये जो हैं संक्रामक रोग हैं। जबकि गैर संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो एक व्यक्ति में ही रहते हैं, दूसरे में नहीं फैलते। जैसे हृदय रोग हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, ये सब कैसे हैं, ये गैर संक्रामक रोग हैं। चलते हैं आगे। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा दोस्तों शिंजो अबे से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, जापान के प्रधानमंत्री हैं जो कि जिनका नाम है शिंजो अबे, इन्होंने खराब स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात कर लेते हैं इनके समय में भारत जापान के संबंध कैसे रहे। तो भारत जापान के संबंध इनके समय में बहुत अच्छे रहे। आबे विदेश नीति के विशेषज्ञ माने जाते थे जापान में। उन्होंने भारत के साथ जापान के काफ़ी अच्छे रिश्तों पर जोर दिया। 2007 में अमेरिका, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री युद्धाभ्यास के लिए क्वाड समझौता जो है इन्होंने करवाया था। 2014 की गणतंत्र दिवस की परेड में ये मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और ये पहले जापानी पीएम हैं जो कि हमारी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। 2015 में इन्होंने भारत का दौरा किया था और इन्होंने जो है अब इनके इस्तीफे के बाद जापान में जो कार्यकारी पीएम के तौर पर कौन इनका कार्यभार देखेगा, उप प्रधानमंत्री तारो आसो, ये जो हैं अब प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। देख लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आपको बताना है कि ओवरऑल जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या है हमारा पहला स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एरो इंडिया का आयोजन हर 2 वर्ष में एक बार होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, हम लोगों ने डिस्कस किया, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि 2021 में इसका आयोजन बेंगलुरु में होगा। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही, इस तरीके से हमारा ट्रू हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत रत्न मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट इसी में है कि ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। बताइए आप ये सही है या गलत है। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया गया है भारत रत्न, जो कि सही नहीं है। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न मिला नहीं है, इन्हें भारत रत्न के लिए मांग चल रही है। तो ये कैसा हो जाता है, यहाँ पर फॉल्स हो जाता है इस भारत रत्न शब्द की वजह से। ठीक है, थर्ड हमारा स्टेटमेंट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों, क्योंकि अभी हमने लोगों ने डिस्कस किया कि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेटमेंट दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा NKG7 मनुष्यों में B कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। इसकी इम्यून थेरेपी संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोगों में कारगर है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर B कोशिकाएं लिखा गया, जबकि हम लोगों ने आर्टिकल में कैसे डिस्कस किया, टी सेल्स को डिस्कस किया। तो इस तरीके से ये जो हमारा ये कैसा हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है ये भी स्टेटमेंट। जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है दोस्तों वो क्या है, क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्तमान में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा जापान इसके सदस्य हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से हमारा ट्रू हो जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।